नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री दूसरे दिन लगातार साउथ में विपक्ष के बोले गए हमले से हथियार बनाकर विपक्ष पर ही वापस कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग रैलियां या सभाएं कर रहा है, लेकिन उम्मीदवारी खोज रहा है अभी तक। उधर यहां तैयारी कर ली गई उत्तर प्रदेश की उस जंग की जिससे इस दिल्ली का फैसला होना है। यह फैसला इसलिए भी अहम है कि ये 80 सीटें हर बार ये तय करती हैं कि एक पार्टी अगर यहां बहुमत हासिल कर लेती है तो वो दिल्ली की गद्दी पर सहजता से पहुंचती है, ये इतिहास बताता है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे अलग आज का मंत्रिमंडल विस्तार है जो बहुप्रतीक्षित था, लेकिन उसको शुरू किया गया तब जब एनडीए में आरएलडी शामिल हो गई। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस समीकरण को दुरुस्त कर लिया गया जिसने 2019 में थोड़ा सा बीजेपी के गणित को गड़बड़ाया था। ऐसे में क्या है आरएलडी का वो गणित और क्या है इस बार जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ जो पहली शुरुआत है। उससे पहले अजीत सिंह इस पूरे एनडीए के अंदर रह के वापस जा चुके। खैर अजीत सिंह जितनी पार्टियां बदले, लोग कहते थे कि शायद उनको याद ना रही हो, जितने गठबंधन उन्होंने किए सिलसिलेवार तरीके से बताया ना जा सके। लेकिन इस बार जो रणनीति जयंत चौधरी ने अपनाई है वो एक अलग रणनीति की तरफ दिखाई दे रहा है। 87 साल बाद यानी 1937 के बाद से पहली बार चौधरी चरण सिंह परिवार छपरोली बागपत या चुनावी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें उनका कोई मेंबर नहीं है। 1937 में पहली बार चौधरी चरण सिंह ने चुनाव में दखल दिया था। आखिर इतना बड़ा फैसला उस वक्त जब जातीय राजनीति की यहां बिसात बिछाई जा रही हो, वंशवादी राजनीति के नाम पर प्रधानमंत्री अपने विपक्षियों पर अटैक कर रहे हो, आखिर ये कौन सा दांव है जो जयंत चौधरी ने चला है? क्या ये राजनीति आगे की तरफ जाती है या फिर ये राजनीति कहीं और जयंत चौधरी की जगह लेगी? इसके साथ साथ आज का जो मंत्रिमंडल है इसमें जो जातीय समीकरण साधे गए हैं वो किस तरह से माफ कीजिएगा यूपी में बीजेपी की जीत को स्थायी करते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। लगभग 4 दशकों का उत्तर प्रदेश को मत देने वाला अनुभव, तो दूसरी तरफ 3 दशकों के अनुभव को समेटे हुए मेरे साथ अभिषेक हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव गांव के बारे में वो आपको एक झटके में बता सकते हैं। आज की शुरुआत हम लोग करते हैं। वीरेंद्र जी, मैंने काफी लंबी तहमीद बांधी है। मैंने ये बताया है कि आखिर 43 साल बाद कैसे कोई लोकदल का या लोकदल बीकेडी कई पार्टियों का आपको उनका सारा सिजरा मालूम है, आखिर ये जो मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है उसमें भी आपको लगता है जयंत चौधरी ने चौंकाया है और कल के कैंडिडेट्स भी? पहले आज के मंत्रिमंडल का जातीय जो गणित है क्या उसकी रिलेवेंस है इस 80 पार के नारे में? 80/80 का जो नारा है उसमें क्या है? देखिए, इसका सीधा जो तात्कालिक जो इसका महत्व है, जो जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव की ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी और दारा सिंह चौहान बीजेपी से बाहर चले गए थे और 2 लोग तो इसमें ये तीनों मंत्री थे। इससे जो भारतीय जनता पार्टी का 2013 से जो नारा था कि गैर यादव पिछड़ी जाति और गैर जाटव दलित जातियों को मोबिलाइज करना है, तो अति पिछड़ों में जो बीजेपी का समर्थन आधार था उसको इससे झटका लगा था। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले इस सुराग को भर लेना चाहती है और ओम प्रकाश राजभर के आने से के ना रहने से 2022 के चुनाव में, असेंबली चुनाव में बीजेपी को गाजीपुर में, जौनपुर में, बलिया, आजमगढ़, मऊ में नुकसान हुआ था। और दारा सिंह चौहान ये लोनिया चौहान जाति से आते हैं और इसकी संख्या अच्छी खासी है आजमगढ़ में और मऊ जिले में। आपको याद होगा सितंबर 2023 में यहाँ घोसी विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था जो चुनाव बीजेपी हार गई थी। वहां पे राजपूतों का और भूमिहारों का वोट बीजेपी को नहीं मिला था और लोनिया चौहानों का भी नहीं मिला था। तो लोकसभा चुनाव के पहले अपने जाति समीकरण को दुरुस्त करने की एक कोशिश है
और ये बात तो है ओम प्रकाश राजभर की और दारा सिंह चौहान की। अगर बात करें आरएलडी जो आया है बीजेपी में के साथ जो गठबंधन हुआ है, ये भी मैं इसको सॉरी थोड़ा ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊं कि 1967 में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से बाहर निकले, लोकदल बना, फिर भारतीय लोकदल बना, और उनके देहांत के बाद 87 में देहांत के बाद लोकदल डिवाइड हुआ, फिर जनता दल में मर्ज हुआ, उसके पहले जनता पार्टी में मर्ज हुआ था 77 में, और फिर उसके बाद चौधरी अजीत सिंह आए राजनीति में और उन्होंने लोकदल बनाया। उसके भी कई नाम रहे। 89 में वीपी सिंह गवर्नमेंट से लेकर के मनमोहन सिंह गवर्नमेंट तक वो लगभग हर सरकार में शामिल रहे। जयंत चौधरी ने जो अपने पिता के कार्यकाल का जो 24-25 साल का कार्यकाल देखा है, और विशेषकर से जो 2020-21 में जो किसान आंदोलन देखा है, और योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है किसानों को लेकर के, विशेषकर गन्ना किसानों को लेकर के, गन्ना किसानों को जिस तरीके से समय पे उनका भुगतान हुआ है, एथनॉल का प्रोडक्शन बढ़ा है, एथनॉल की सेल बढ़ी है, चीनी मिलों का रेवेन्यू बढ़ा है, और इस गवर्नमेंट ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का अपना भुगतान किया है। तो ये एक अब वो एक स्थायित्व देख रहे हैं, और इसलिए अब मुझे लगता है जैसी स्थितियां हैं और जिस तरीके से आरएलडी के एक आदमी को विधान परिषद में भेजने की बात भी हो रही है, लोकसभा की सीट देने की बात हो रही है, तो शायद अगले केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक उनका मंत्री भी बने। तो अब जो है ही इज फॉर स्टेबिलिटी इन ए अलायंस पॉलिटिक्स। और वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ है कि उनको मिलना क्या था, उन्हें कोई मिलना था नहीं, और जो उनको मिलना था वो था राज्यसभा सीट, वो उनको मिल चुकी है 1 साल पहले। तो अब ये जो लगातार मुझे याद है 91 में जब बीजेपी सरकार पहली बार बनी थी, तब से ये लगातार कयास लगते आ रहे हैं कि जाट रहेंगे नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। फिर ये बात बहुत शिद्दत से उठी 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 में फिर ये बात उठी, और 2021-22 के किसान आंदोलन के चलते ये बात फिर से उठी कि भाई जाट बीजेपी से अलग हो गया, जाट बीजेपी से नाराज है। लेकिन वो तीनों किसान कानून वापस हो गए, तो स्थिति संभल गई और बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हुआ। आपको याद होगा कि किसान बिल वापस होने के बाद योगेंद्र यादव जो स्वराज अभियान के नेता हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने ये लेख लिख के कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए हमने समाजवादी पार्टी के लिए पिच बनाई थी, लेकिन अखिलेश यादव उसमें बैटिंग नहीं कर सके। तो ये तो मतलब जो किसान आंदोलन के जो घोषित तौर पर क्या उद्देश्य था और वास्तविक क्या था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अब जो जयंत चौधरी आए हैं, लॉन्ग टर्म में यूपी में एक बीजेपी के लिए एक स्टेबल सोशल कोएलिशन अब बनेगा। और जयंत चौधरी ने आपने ध्यान दिया होगा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा किए जाने पर उन्होंने केवल एक ट्वीट किया था कि दिल जीत लिया। उसके बाद उन्होंने किसी किस्म की बयानबाजी नहीं की है बीजेपी से संभावित गठबंधन के बारे में, और ना ही कोई उन्होंने ये कहा है कि हमें इतनी सीट चाहिए लोकसभा की, हमें मंत्रिमंडल में इतने आदमी चाहिए। कोई सौदेबाजी वाली बात कोई नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्वस्थ गठबंधन बनने की शुरुआत है, और ये इस लोकसभा चुनाव के आगे भी चलेगा। और जो भी एक अविश्वास की बात कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और जाट समाज के बीच में, वो इस तरह की अटकलबाजियों को अब जो है विराम लगेगा। अच्छा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक। बहुत इतने लंबे समय से एक एक गांव को देखा है, आज भी छपरोली में, आपको पहला तो रिएक्शन क्या रहा इस पूरे जो राजकुमार सांगवान, जिसको आप बहुत लंबे समय से जानते हैं चूंकि मेरठ की छात्र पॉलिटिक्स से वहां उनका रिश्ता है, इसके बाद चंदन चौहान, ये जब नाम अनाउंस हुए तो क्या आप एज ए पत्रकार ये कह सकते हैं कि आपको उम्मीद थी इन नामों की, या वाकई पहली बार जो सरप्राइज एलिमेंट दिया जाता है, जनरली जो माना जाता है राजनीति की ताकत वही होती है, राजनेताओं की ताकत होती है चौंकाना, तो एक पार्टी से 43 साल बाद अपनी मूल सीट से रिश्ता तोड़ना, यह क्या आपको लगता है कि संभावित था? ऐसा कोई चीज दिख रही थी? और आज छपरोली में जब आप रहे तो रिएक्शन कैसा था? इससे शुरुआत करते हैं।
धीरेन्द्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, पहली बार आरएलडी ने चौंकाया है, जयंत ने पहली बार चौंकाया है, क्योंकि राजकुमार सांगवान को ही मैं पहले ले लूं, क्योंकि आपका सवाल है छात्र राजनीति से जुड़े रहे, और जब वो 15 से 17 साल के थे, जब चौधरी चरण सिंह के एक भाषण से इम्प्रेस होके वो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में छात्र राजनीति के अगुवा बन गए। कम से कम 40 साल तक, मतलब वो 40 साल को भी पार कर गए, 45 साल के हुए, 50 साल के हुए, जब भी छात्र नेता का टैग उन पे जुड़ा रहा। पिछला जो चुनाव हुआ, जब समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी ने चुनाव लड़ा, तो उनका नाम जोर शोर से था सिवाल खास से लेकर। सिवाल खास की सीट पे राजकुमार सांगवान को टिकट मिलेगा, और जब वो टिकट कट के समाजवादी पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े, तो उसका विरोध भी बहुत हुआ था। जयंत के घर तक पर लोग गए थे। तब जयंत ने आश्वासन दिया था कि राजकुमार सांगवान के लिए हम बेहतर सोचेंगे, लेकिन उसके बाद परिस्थिति ऐसी थी कि विधान परिषद में उन्हें भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कल जिस तरीके से राजकुमार सांगवान का नाम बागपत की पैतृक सीट से आया, तो वो वाकई चौंकाने वाला था। राजकुमार सांगवान से रात जब मेरी बात हुई, तो वो भी भावुक हो उठे, और उन्होंने भी कहा कि मुझे बिल्कुल ये यकीन नहीं था कि मुझे लोकसभा चुनाव में, जहां 2 सीटों की बात हो रही थी, मुझे यहां पर एडजस्ट किया जा सकता है। करना तो इन्हें चौधरी अजीत सिंह के टाइम से एडजस्ट था, लेकिन तब का इंतजार अब आया। अब रहा आपके दूसरे सवाल की बात, चंदन चौहान में मैं बाद में आऊंगा कि छपरौली का रिएक्शन कैसा था। छपरौली का रिएक्शन बड़ा मिला जुला था। जब छपरौली के घेर में गया और सबसे पहले मैंने एक ताऊ से बात की, तो उन्होंने सीधा गुस्सा जयंत पर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जयंत ने क्या किया, इस डिसीजन के मैं पूरी तरीके से खिलाफ हूं। उसने क्या हमसे पूछा? धीरेन्द्र जी, मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं इस बात को कि जब भी कोई बड़ा निर्णय चौधरी चरण सिंह ने लिया या चौधरी अजीत सिंह ने लिया, जो जहां आज प्रतिमा प्लास्टिक की पन्नी में कवर है चौधरी अजीत सिंह की इंटर कॉलेज में छपरौली के, वहां पर एक पंचायत हुआ करती थी। कोई भी डिसीजन अजीत सिंह लेते थे, पहले छपरौली के चौधरियों के बीच आया करते थे, वहां बात करते थे, अपने दिल की बात उनके सामने रखते थे, उस पर मत लेते थे। जो मत ज्यादा होते थे, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह वो डिसीजन लिया करते थे। जो उस ताऊ ने बात कही, वो ये कही कि हमसे पूछा ही नहीं, पहले तो एनडीए में चले गए, और उसके बाद ये राजकुमार सांगवान कौन है, क्यों इसे यहां उतार दिया। मैंने बताया राजकुमार सांगवान ये हैं, बहुत पुराने नेता हैं, उनका कोई भी हो, क्यों उनके परिवार की, ये चौधरी चरण सिंह के परिवार की सीट है। तमाम जगह से विरोध होता रहा, लेकिन छपरौली हमेशा से चौधरी साहब के परिवार के साथ खड़ी रही। तो चौधरी साहब के परिवार की ये सीट थी बागपत। तो अगर खुद जयंत को नहीं लड़ना था, पहले तो उन्होंने कहा कि जयंत को सामने से आके लड़ना था, अकेला चलना था, एनडीए के साथ क्यों चले गए। लेकिन अगर चले गए थे तो खुद से इस सीट पर उनको लड़ना चाहिए था। अगर खुद नहीं लड़ रहे थे तो चारू को वहां से लड़ाना चाहिए था। ये बाहरी व्यक्ति को क्यों पहुंचा दिया। लेकिन इसके विपरीत जो मैंने 2-3 जो किसान थे 40 से 45 साल के, उनसे कहा, तो उन्होंने चौधरी जयंत के निर्णय में अपना मत मिलाया। लेकिन जो उम्र दराज जितने भी ताऊ थे, जैसे 2014 को याद कीजिए धीरेन्द्र जी, आप और हम जब बात करते हैं, जब मोदी लड़े थे 2014 का चुनाव और बड़ौत में रैली थी, तब सारे ताऊ तो चौधरी अजीत सिंह के साथ थे, लेकिन युवा भाजपा के साथ चले गए थे। वो स्थिति दिखाई दी। युवा इस समय जयंत के साथ खड़े हैं, लेकिन ये क्षणिक भर है। जैसे जयंत यहाँ आएंगे, जो मूर्ति अनावरण के लिए खड़ी है, अगर वो मोदी को लाने में सफल हुए जयंत, और उनके हाथों उसका अनावरण कराया और आशीर्वाद ले लिया बुजुर्गों से, तो शायद वो नाराजगी जाती रहेगी। लेकिन ये तत्कालिक है। अभी ये नाराजगी दिखाई दी, और लोगों से भी मैंने बात की, लेकिन बहुत बड़ी नाराजगी ये कहीं नहीं है। अब रहा चंदन चौहान का सवाल, उनका भी नाम चौंकाने वाला है। लेकिन इन दोनों डिसीजन से सबसे पहले तो जातीय समीकरण जयंत को साधने थे। चंदन चौहान नाम के पीछे चौहान है, लेकिन गुर्जर जाति के हैं। 2009 में आरएलडी के टिकट से उनके पिता संजय चौहान रहते तो मुजफ्फरनगर में थे, लेकिन यहीं से बिजनौर से चुनाव जीते। चंदन चौहान अभी जो विधानसभा में हैं, वो सदस्य आरएलडी के टिकट पे ही चुनाव जीते, मीरापुर से चुनाव जीते। लेकिन नारायण सिंह जो इनके बाबा हैं, यानी कि जो दादा थे, वो जब चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री रहे सरकार में। एक बहुत पुराना नाता है, और ये संदेश देने की कोशिश की है जयंत चौधरी ने कि गुर्जर, क्योंकि अभी तक टैग है जयंत चौधरी के ऊपर कि आरएलडी जाटों की पार्टी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कहने में। मैं बिल्कुल भी संकोच के साथ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब इस हकीकत को जानते हैं कि जयंत चौधरी पर यह आरोप है कि उनकी पार्टी जो है अभी तक जाटों की पार्टी है। तो ये एक
टैग मिटाने की कोशिश उन्होंने की है। हालांकि मलूक नागर जो इस समय वहाँ वर्तमान सांसद है, चले गए थे चौधरी अजीत सिंह की जन्म दिवस पर उनके घर जाके माल्यार्पण कराए थे। बहुत चर्चा थी मलूक नागर को टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसी सारी संभावनाओं को खारिज करते हुए उन्होंने चंदन चौहान को टिकट दिया। एक विरासत है उनकी पूरे खानदान की, एक तरफ जहां उन्होंने अपने को अलग रख के परिवारवाद को हटाया, लेकिन चंदन चौहान को टिकट देकर उस पर फिर से मोहर लगाई। हालांकि उस पर भी आरएलडी के अंदर थोड़े से नेता असंतुष्ट बताए जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत छोटी सी बात है। लेकिन इतना जरूर है, ये दोनों टिकट करके जयंत ने हैरानी में जरूर डाला है। जो आपका सवाल है, ये पहली बार जयंत चौधरी का ऐसा डिसीजन है जिससे वाकई में लगा है कि जमीन के कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट दिया है, क्योंकि नाम तो कहीं से बात पर अगर मैं इसको लेके अगर जयंत नहीं लड़ते तो उसके अलावा कई जी आपके पास आता हूं। अजगर, अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, इस समीकरण को वैसे तो दिया गया था, अगर हम लोग ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं तो चौधरी छोटू राम के साथ जुड़ता है। जब आजादी से पहले उन्होंने किसान मूवमेंट की बात की, लेकिन इसको पूरी तरह से वीरेंद्र जी जमीन पे लाने का काम किया चौधरी चरण सिंह ने। और उस वक्त अजगर के सहारे, जिसमें मुस्लिम और जुड़ा, उन्होंने एक बड़ी अपने आप को फॉर्मिडेबल फोर्स बना के वेस्टर्न यूपी में नहीं, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, पूरे देश में और खास तौर से यूपी में अपने आप को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने। यानी इतनी ताकत उन्होंने एक फॉर्मूले के साथ, हालांकि बाकी किसान पार्टी जातियां भी उसमें जुड़ी, लेकिन यही फार्मूला मेन रखा। उसके बाद जब अजीत सिंह पहुंचे तो शुरुआत लड़ाई 1985 में, या उसमें आप देखिए चुनाव के बाद 89 के बाद जब हम लोग जब यूपी में चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह और उनके बीच में जब फैसला हुआ तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी अजीत सिंह लड़ रहे थे। लेकिन आज के वक्त 2 लोकसभा सीट पर आरएलडी सिमट के रह गई। ये क्या, एक मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव सबको जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ और जो ये सीटें हैं, ये फिरोजाबाद, ये उनको लगता है कि सिर्फ परिवार लड़े, या तो भाई लड़े, भतीजा लड़े, चाचा लड़े, पत्नी लड़े। यानी परिवार की जो राजनीति है उससे सिर्फ एक सीट तक महदूद नहीं है, एक सीट तक सीमित नहीं है, वो अपने आप को बाकी तमाम जगह पर भी हो सकता है। संभल मैं भूल रहा हूं जहां से धर्मेंद्र को चिंता थी, फिर बाद में आपने उनको शिवपाल यादव को दिया। तो ये इतना ज्यादा, क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी इस बार कम से कम उनको आईना दिखाने में सफल हुए कि आप 87 साल की विरासत छोड़ सकते हैं, आप 44 साल के बाद भी इलेक्शन छोड़ सकते हैं, लेकिन एक नया रिश्ता, राजनीति को एक नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश है। मंत्री बनाया है उन्होंने अनिल को, पुरकाजी से है, जो अनिल दलित समुदाय से आते हैं। शुरुआत उन्होंने बसपा से की, जीते वहां से, लेकिन बाद में पिछले चुनाव में वो यहां तक चले आए, आरएलडी से जीते। उनको बनाया, लोगों ने नाम चलाए, राजपाल बालियान, प्रदीप चौधरी, प्रसन्न चौधरी, ये तमाम नामों के बीच में फिर अशरफ, यानी, लेकिन वो एक और चौंकाने वाला फैसला लेके आए। तो आपको लगता है कि अखिलेश को यह दिखाने की कोशिश की है, और साथ में राहुल जो अभी तक रायबरेली को जो चिट्ठी लिखती हैं सोनिया गांधी कि मेरे परिवार को ताकत दी और मेरे परिवार का आगे ध्यान रखना, तो ये मुझे लगता है कि क्या जयंत एक नई कहानी लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश करते हुए। एक तो उनकी ताकत के डिक्लाइन का कारण आपको क्या लगता है, और दूसरा इस नई कोशिश से क्या वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपने जो लंबा इतिहास का जो खाका खींचा, इसमें एक चीज आप छूट गई, जो है 1990 में मंडल आयोग का लागू होना। जी। मंडल आयोग के लागू होने के पहले 1967 में कांग्रेस से बाहर आने के बाद चौधरी चरण सिंह ने सारी किसान जातियों को संगठित किया था कृषि के मुद्दे पर, और उसमें सभी किसान जातियां थीं, उसमें कोई जाति भेद नहीं था। लेकिन 1990 में मंडल लागू होने के बाद राजनीति बिल्कुल वो एकदम उलट गई, और सीधे सीधे जो है संख्या का जो फार्मूला लागू हो गया। और उत्तर प्रदेश में जो गैर कांग्रेस जो राजनीतिक समीकरण था, वो उसके दो अंग थे, एक चौधरी चरण सिंह और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। तो
मंडल लागू होने के बाद जाट एकदम से राजनीति में हाशिए पर आ गए। आपको याद होगा 1989 में जब असेंबली का चुनाव था और पहली जनता सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तब मुख्यमंत्री पद के लिए दो ही लोगों में रस्साकशी हुई थी, मुलायम सिंह यादव और चौधरी अजीत सिंह के बीच में। और उसी के एक साल बाद मंडल लागू हो गया। तो मंडल के लागू होने से गैर कांग्रेस गैर बीजेपी राजनीति में बहुत फंडामेंटल चेंज आ गया, सामाजिक समीकरण में बहुत बड़ा चेंज आ गया। समाजवादी पार्टी के एक अध्यक्ष थे प्रदेश के रामचंद्र दास, वो गुजर थे सहारनपुर के, आप जानते हैं। वो बताते थे कि 1977 में या 80 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन मंडल लागू होने के बाद वही रामचंद्र दास की जो हैसियत थी समाजवादी पार्टी में बहुत ही छोटे नेता की रह गई थी, और वो चूंकि बुजुर्ग थे तो उनको लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी का स्टेट का अध्यक्ष बना के रखा। तो सारी जातियां जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पे मजबूत थी, जाट या गुजर, लेकिन संख्या बल पे ये बहुत पीछे थी यादव, कुर्मी और लोध के। और दूसरी बात, यादव, कुर्मी, लोध का जो स्प्रेड है यूपी में वो काफी व्यापक है। अगर यादव बुलंदशहर में है या अलीगढ़ में है, एटा में है, इटावा में है, तो यादवों की बड़ी संख्या एकदम धुर पूरब में, गाजीपुर में, बलिया में, आजमगढ़ में, मऊ में, इवन लखनऊ में भी है। तो ये जो संख्या बल पे जो हार हुई जाट समाज की, वो आज तक उससे रिकवर नहीं कर पाए। और यही कारण है कि ये पार्टी जो चौधरी चरण सिंह ने जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया था, वो आज 2 जिलों में सिमट के रह गया। हालांकि एक बार जयंत चौधरी मथुरा से भी सांसद रह चुके हैं लोकसभा सीट से। तो ये स्थिति है। और जहां तक वर्तमान समीकरण की बात है, आरएलडी का पास अपना मुस्लिम वोट बैंक है, उसको अपना मुस्लिम वोट मिलता है, तो समाजवादी पार्टी उसके लिए कोई वोट ऐड नहीं करती जो उसका कोर एरिया है, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर या अमरोहा। समाजवादी चूंकि वहां यादव वोट नहीं है, उसको हो सकता है कि कुछ मुस्लिम वोट मिल जाता हो समाजवादी पार्टी की वजह से। और दूसरी बात, जो 6 या 9 विधायक आरएलडी के इस समय यूपी विधानसभा में हैं, इसमें 3 तो समाजवादी पार्टी के हैं जो आरएलडी के सिंबल पे लड़े हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है इनके सामने रही होंगी जयंत चौधरी के, जो उन्होंने अपना जो ये नया निर्णय लिया। अब जो वो बीजेपी में साथ उनका जो अलायंस हुआ है, उनको समाजवादी पार्टी की तुलना में पेरिफेरल या एडिशनल वोट मिल सकता है उन समाजों का जो अब तक राष्ट्रीय लोकदल को वोट नहीं देते थे। तो ये मुझे लगता है कि ये एक चेंज आया है। और इस बात को आज तक खुल के कहा नहीं गया है कि जाट उत्तर प्रदेश की राजनीति में मार्जिनलाइज क्यों हो गए। हरियाणा में तो नहीं हुए, राजस्थान में तो नहीं हुए, यूपी में क्यों हो गए? उसकी सबसे बड़ी वजह है मंडल आयोग। तो मैं अभिषेक, आपको लगता है कि इस पूरी उससे जो वेस्टर्न यूपी में जो पिछली बार 2019 में बीजेपी की सीटों में कमी आ गई थी, जिस तरह से पहले सफाया कर दिया था, आपको लगता है ये गठबंधन वेस्टर्न यूपी में पूरा सफाया कर देगा, ऐसा है? और अखिलेश या राहुल गांधी के तो आपको मालूम ही है कि आपके पूरे इलाके में अब कोई कांग्रेस के कैंडिडेट उनको ढूंढने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे कि कौन लड़ेगा, क्योंकि टिकट से सिंसियर कैंडिडेट तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास उस तरफ बचे हुए हैं। इमरान मसूद जरूर बार बार कोशिश कर रहे हैं, जिसके नाम पर सहारनपुर सीट की बात की गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जीत का जो गणित होगा ग्राउंड पे जो है वो बीजेपी को भी इस पूरे क्लीन स्वीप करने की ताकत देगा इस पूरे इलाके में? हाँ सर, बिल्कुल देगा। जो जहाँ तक मुझे लगता है एक विरोध का कारण आरएलडी थी और वो कारण ख़त्म हो गया। आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कि पहले भी चौधरी अजीत सिंह समझौता करना चाह रहे थे 2014 में, 2019 में। मेरे जो जानकार बताते हैं कि बीजेपी ही इंटरेस्ट नहीं थी 2014 और 2019 में आरएलडी के साथ समझौता करने के लिए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में पिछले 9 सीटें आईं और मेरठ में 6 में 6-1 का रेशो था भाजपा का,
वो 4-3 में तब्दील हो गया। इसी तरीके से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर देख लीजिए, 5-1 का रेशो हो गया। तो तब भाजपा नेतृत्व ने विचार करा कि संभावित विरोध को टालने के लिए ये बेहतर है कि अगर समझौता हो जाए। और चौधरी जयंत भी जानते थे कि ये मौका सबसे बेहतर है, क्योंकि उनके जितने भी सिपहसालार थे उनको ये डर था, चाहे मैं बड़ौत की बात करूं तो केपी मलिक यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, पहले चौधरी अजीत सिंह के साथ थे। योगेश धामा जो बागपत के विधायक हैं वो चौधरी अजीत सिंह के थे, वहीं टिकट दिया, लेकिन जब टिकट दोबारा नहीं मिला तो वो भाजपा का दामन थाम लिया और काम नहीं हो रहे थे कार्यकर्ताओं को। सरकार में उनकी जो तू थी, वो जो आरएलडी का एक दबदबा रहता था जब सरकारों के साथ मिलकर रहते थे, वो दबदबा कम हो रहा था पिछले 10 साल से। तो अब ऐसा मौका था, ऑफर मिला, चाहे 2 ही सीटें मिली, उसमें अब वो चाह रहे हैं कि अपना एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह, यूपी मंत्रिमंडल में जगह कार्यकर्ताओं को। लेकिन हाँ, वीरेंद्र जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं जो इन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक था, पहले था आरएलडी का मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वो मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद जो किसान आंदोलन हुआ पिछली बार, और जिस तरीके से चौधरी अजीत सिंह ने राकेश टिकैत का समर्थन किया, तो मुस्लिमों को यह लगा कि अब चौधरी अजीत सिंह साथ आ गए हैं और वो विश्वास बहाली मुस्लिमों की दोबारा से अखिलेश की वजह से आरएलडी की तरफ हुई थी। और यही वजह रही कि गुलाम मोहम्मद को आरएलडी के टिकट पर सिवाल खास से टिकट दिया गया। लेकिन जो छपरौली में मैंने मुस्लिमों से भी बात की, मुस्लिम चुप हो गए। उनके इस जाने से जो एक स्ट्रेंथ थी आरएलडी की, मुस्लिम प्लस जाट वोट बैंक, यही चौधरी अजीत सिंह की, चाहे वो 4 सीटों पे जीते, 5 सीटों पे जीते, वो इसी फार्मूले के तहत सीट। अच्छा, एक बात बताइए अभिषेक, आपको बीच में लेकिन वो मुस्लिम वोट बैंक। सुनील शर्मा जी का क्या है, इनको क्यों, मतलब सुशील शर्मा क्यों लाए हैं इतना, इनका कोई खास वजह लगती है, या सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, उनकी मेरिट बनती थी, उनको इसलिए शामिल किया गया गाजियाबाद से इस मंत्रिमंडल विस्तार में? ब्राह्मण चेहरे सर देखिए, वो जातीय समीकरण जो धीरेन्द्र सर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पूरी तरीके से एक जाट पार्टी होने का तमगा अभी तक लगा हुआ था जयंत चौधरी पर, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जयंत। और शायद ये बीजेपी की दोस्ती का असर ही है कि पहली बार जो परिवारवाद वाली सीट थी वो छोड़ के, क्योंकि बीजेपी चौंकाती रही है, हरियाणा, चाहे आप राजस्थान के मुख्यमंत्री देख लें, मध्य प्रदेश के देख लें, और जैसे ही बीजेपी के साथ आए तो उन्होंने चौंका दिया। ये दोस्ती का रंग मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, और एक जातीय समीकरण शायद सीनियर्स की दोस्ती में बैठ के या शागिर्दी में, या समझ लीजिए साथ बैठ के कुछ सीखता है आदमी, शायद उसी से सीख लिया। लेकिन जातीय समीकरण और ये जयंत अपनी परिपक्वता इसको दिखा रहे हैं। छपरौली वापस जाना है आपको, तो ये याद रखिएगा कि आप जो है बता रहे हैं शागिर्दी में नहीं रहते हैं जी सर, रात में ख्याल आता है, सपना आता है। अच्छा वीरेंद्र जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो मंत्रिमंडल, अभिषेक जी की बात से मैं ऐड कर दूं, जब 13 में दंगा हुआ था तब सोमपाल शास्त्री ने ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय लोकदल को कमजोर करने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने ये दंगा मुजफ्फरनगर में कराया है। मैं वहां गया भी था, मैंने स्टोरी भी की थी, और ये बात अजीत सिंह ने भी कही थी कि राष्ट्रीय लोकदल का जाट मुस्लिम समीकरण को तोड़ने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने दंगा कराया है। और ये भी कहा था बड़ी संख्या में जाट समाज के जो लड़के जो पुलिस की, सेना की या अन्य नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए, उनका कैरियर खराब करने की नीयत से, ताकि उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट खराब हो जाए। ये सारी बातें चौधरी अजीत सिंह ने उस दंगे के समय कही थी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो, अब क्या आपको लगता है कि 80/80 का मिशन पूरा हो सकता है? आपको लगता है, क्योंकि जो समीकरण है, जो कील काटे हैं, वो दुरुस्त कर लिए गए हैं। चाहे आप राजभर वोट की आपने बात की, डिटेल से समझाया, आपने लोनिया चौहान के बारे में बताया, यहाँ से आरएलडी की वजह से वेस्टर्न यूपी उन्होंने साध लिया है, पर सुनील शर्मा भी आ गए हैं, वो बीजेपी से हैं, लेकिन उनको वोट दिया गया है, पूरी फिर वापस उनका मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उनको लिया गया है। तो आपको लगता है 80/80 का नारा सिर्फ नारा नहीं है, वाकई ऐसा हो सकता है 77 के बाद? इसका अब जब लालू प्रसाद यादव ऐसे लोग नरेंद्र मोदी की सेवा में तत्पर हैं तो ये लक्ष्य और भी आसान हो जाता है। लेकिन बुनियादी बात मैं ये कहूंगा कि जो इस समय विपक्ष है, खासकर समाजवादी पार्टी जो है, ये अभी भी केवल
उसी परसेंटेज के गुणा भाग में उलझे हैं। 10% मुसलमान, 5% यादव, 4% जाट या गुजर। लेकिन ये अब बात नहीं मानने को तैयार हैं कि पिछले 10 साल में भारत की राजनीति की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो अब बदल चुकी है। बहुत बुनियादी बदलाव आया है। और एक बात जो कोई कहने का साहस नहीं कर पा रहा है, जो 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 रेजोनेंस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तमिलनाडु में सुनाई पड़ रही है, जो कर्नाटक में सुनाई पड़ रही है, केरल में सुनाई पड़ रही है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, क्या वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगी? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अनिर्णय की स्थिति दिखाई है, कांग्रेस के लोग भी नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले उनके बड़े नेता प्रमोद तिवारी हैं, उनके विधायक हैं अविनाश पांडे वगैरह, ये सब लोग गए थे अयोध्या, सरयू स्नान करके आए थे। तो समाजवादी पार्टी को ये जो समझना, ये जो उनका जो भ्रम है कि मंडल आयोग की जो फ्रेंजी थी, जो उन्माद था 1990 का, उसको 2024 में रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन से लोगों की सांस्कृतिक भावना का या जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो लहर उठी है अयोध्या से, वो आपको सरफेस पे दिखाई तो नहीं पड़ती है, लोगों के मन में है। 1 महीने में 60 लाख लोग अयोध्या पहुंचे हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। अच्छा, एक और बात बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है कि अयोध्या बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। नहीं, मैं एक और बात पूछ रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने चौंकाया है जयंत ने, मैं खुद चौंका हूं, मैं आपको ये कहूं, जबकि मैं वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स को तो बहुत गांव से समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो चौंकाने के बाद आपको लगता है एक जातीय लड़ाई और एक परिवार की सीट, इससे आगे बढ़ के उन्होंने अखिलेश से आगे बढ़ने की कोशिश की है और अखिलेश को आईना भी दिखाया है या नहीं? आप मानते हैं कि अखिलेश को इससे सबक लेना चाहिए? देखिए, अखिलेश को इससे कोई सबक मिलेगा हमें समझ में नहीं आता। आज बीपी मौर्य नेहरू के जमाने में अलीगढ़ से सांसद हुए थे दलित पिछड़ा मुस्लिम अलायंस के आधार पर। आज अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए में नया क्या है? आप जो है केवल रीपैकेजिंग कर रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो अखिलेश यादव के ओवरऑल स्ट्रेटजी में कोई अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को के जो रूरल वोट है उसमें निश्चित तौर पे उन्हें को नुकसान होगा। और जहां तक ये क्षेत्रीय पार्टियों के अलायंस की बात है, तो ये तो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन आरएलडी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि अब ये बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग जो हुई है, ये लंबे समय तक चलने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, एक आखिरी सवाल अभिषेक, आपको लग रहा है सफाया कर रहे हैं आरएलडी, बीजेपी का जो गठबंधन है यहां सफाया कर रहा है, आपको लग रहा है? सर देखिए, विरोध तो कोई नहीं रहा। अब अकेले बागपत में, अगर बिजनौर की मैं बात करूं, सफाया बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुस्लिम में ही वोट बैंक है बागपत में, जिसके साथ अजीत सिंह जाट प्लस मुस्लिम मिलके ही सत्यपाल सिंह को चुनौती दे रहे थे। जीत का अंतर कम ज़्यादा की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अब अगर समाजवादी पार्टी वहाँ खड़ी होती है तो वो क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे मुस्लिम के साथ, क्योंकि जाट अब पूरी तरीके से उनकी मजबूरी हो जाएगी कि अब वो बीजेपी अलायंस को वोट देना, वैसे भी जयंत के कैंडिडेट को वोट देना। जो विरोध था वो खत्म हो चुका, ये सबसे बड़ा विरोध है। और उसकी एक झलकी आप देख चुके हैं धीरेन्द्र सर कि यहाँ से किसान आंदोलन को लेकर कोई आवाज़ ही नहीं उठी है। पहली डील शायद यही थी कि जयंत अगर आ जाते हैं तो पंजाब से जो आंदोलन होने वाला है उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समर्थन नहीं मिल पाएगा, और वही हुआ, क्योंकि एक समर्थन के पीछे आरएलडी का भारतीय किसान यूनियन के साथ खड़ा होना एक बड़ी ताकत थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन को बल मिलने की। और शायद ये टिकैत का क्या होगा? सर, उनको तो आपके दोस्त हैं, आप उनसे कई बार टिकैत वहां होंगे तो अब क्या करेंगे वो? सर, जहां जयंत है वहीं टिकैत होंगे, ये आप भी जानते हैं। और देखिए, जहां संख्या बल होगा वहीं टिकैत होंगे। और टिकैत के गांव में भी मैं जब गया था, जिस दिन ये डिसीजन होने वाला था या नहीं हुआ था, तब भी यादव ने दबी जुबान में कह दिया जयंत ने जो किया ठीक किया, अब देखिए सत्ता में रह के ही काम करा सकते हैं और काम होगा किसानों का, तो किसान खुश होंगे। और शायद यही संदेश जयंत भी यहाँ छपरौली में आके देंगे। और आप आगे देखेंगे कि भारतीय किसान यूनियन वो आंदोलन ना कर पाए जो आंदोलन के लिए वो
कहा करती थी। लेकिन ये भविष्य की बात है, 2-3 साल में क्या ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जयंत साथ रहते हैं या जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है, फिलहाल बीजेपी का एक बड़ा ये स्कूप है और इस चुनाव में तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विरोध था वो लगभग समाप्त मुझे दिखाई दे रहा है और कोई ऐसी विरोधी लहर अब मुझे नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये है कि कोई एक घटनाक्रम ऐसा हो जाए जिसके बाद परिस्थितियां बदल जाए तो ये भविष्य के गर्त में है सर। तो आज की बात में हम सिर्फ इस तरह कर सकते हैं कि पिछले पूरे समय से जो बातचीत हो रही थी और यूपी में 80 सीटों का जो एक ताना बाना बुन रही थी बीजेपी ने उसको हासिल किया है। बीजेपी ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उत्तर प्रदेश की चारों तरफ की सीटों का एक बेहतर समीकरण तैयार कर दिया। इस समय अखिलेश और राहुल, शायद उनको उम्मीद थी कि जयंत के साथ होने के बाद वो बीजेपी की चुनौती के सामने शायद कुछ खड़ा हो पाए, लेकिन अखिलेश अब और राहुल को देखना होगा कि जयंत जिस तरह से एक चौंका कर आगे बढ़े हैं। परिवार की सीट छोड़ना, मैं फिर कहूंगा, एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इमोशनल भी दूरी है और एक रिस्क भी है, लेकिन उसको उठाया और बदले में बीजेपी को ये कहने में कोई हैरानी नहीं होगी कि 80 सीटों को लेने का हमारा सिर्फ नारा ही नहीं, इरादा भी है। आज सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में इतना ही। कल फिर एक ऐसे इशू को लेकर मुलाकात होगी। आप सभी का जुड़ने के लिए नमस्कार।